हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के 10वीं यूनिट में आपको पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के बारे में। और जो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग होता है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के स्तर पर, हमारे राज्य के स्तर पर ये खाद्य व्यवस्था को बनाए रखता है। मतलब ये कि जो भी कंपनी फूड प्रोडक्शन करती है, या जैसा आपने देखा होगा कि कोई कंपनी जैसे बिस्किट बनाने की कंपनी होती है, या फिर इसके अलावा ब्रेड है, टोस्ट है, और भी जो खाने की चीज़ें ढेर सारी बनाती है कोई भी कंपनी, तो इनकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना, मतलब इनकी क्वालिटी को चेक करना कि कौन सी कंपनी खाद्य पदार्थ सही बना रही है या नहीं बना रही है। इसके बाद में खाद्य पदार्थ का जो मानक तय किया, उस मानक को वह कंपनी पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। ये सारा काम चेक करने करता है कौन? हमारा मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग। ठीक है फ्रेंड, तो ये उसी प्रकार से कार्य करता है जैसे केंद्र के स्तर पर हमारा FSSAI काम करता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग। अब जो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग होता है, तो इसमें एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसका गठन 21 जुलाई 2017 को किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये 21 जुलाई 2017 को की गई थी। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भारत में एक FSSAI की स्थापना की गई है, उसका गठन किया गया, ठीक उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में राज्य खाद्य आयोग का भी गठन किया गया है। इसके बाद में इसे किस अधिनियम के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में इसका गठन किया गया है, तो एक अधिनियम पारित किया गया था संसद के द्वारा, जिसका नाम था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ठीक है, तो इसके तहत इसकी स्थापना की जाती है। तो एक अधिनियम पारित किया गया था हमारे भारत में, जिसका नाम था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत हमारे भारत में सभी लोगों को खाद्यान्न प्रदान करना इस अधिनियम का उद्देश्य था। और इसके बाद में इसी अधिनियम के तहत हमारे मध्य प्रदेश में भी राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2017 के अंतर्गत इसकी स्थापना या इसका गठन किया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसका स्वरूप किस प्रकार का है। तो इसका स्वरूप है सांविधिक या वैधानिक। तो आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका स्वरूप कैसा है, तो सांविधिक या वैधानिक निकाय है ये। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्थापना या इसका गठन कैसे किया गया था। तो इसका गठन हमारे भारत की जो संसद है उसके द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था, जिसका नाम था भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। और इसके साथ ही फिर राज्य के स्तर पर राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2017 ये पारित किया जाता है। और इस अधिनियम के माध्यम से इस आयोग की स्थापना की गई, इसका गठन किया गया है। और इसी कारण से इसे हम सांविधिक या वैधानिक निकाय के नाम से जानते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जब किसी भी अधिनियम के द्वारा किसी संगठन या संस्था की स्थापना की जाती है, तो उसे हम वैधानिक या सांविधिक निकाय के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय भोपाल में है, ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि खाद्य वितरण व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करना है। मतलब ये कि हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे राज्य में जो खाद्य वितरण व्यवस्था है उसको सुचारू ढंग से संचालित करना है। और जो वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार होता है, तो वितरण प्रणाली में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना तथा राज्य सरकार को उचित सलाह देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो आपने देखा होगा कि कई बार हमारे मध्य प्रदेश में जो खाद्य वितरण प्रणाली होती है उसमें कुछ करप्शन देखा जाता है, भ्रष्टाचार देखा जाता है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसको दूर करना है और इसके बाद राज्य सरकार को समय समय पर उचित सलाह देना है, ये इसका उद्देश्य होता है। इसके बाद फिर आगे देखिए कि हमारे मध्य प्रदेश में जिस हम राज्य खाद्य आयोग की बात कर रहे हैं, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देखिए, इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है और इसके बाद 5 सदस्य होते हैं। अब इसमें जो अध्यक्ष होगा, तो अध्यक्ष होगा एक, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद 5 इसमें सदस्य होंगे। अब 5 सदस्य होंगे, तो इन 5 सदस्यों में महिलाएं कितनी होगी, तो इसमें 2 महिलाओं का होना अति आवश्यक होगा, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद में एक इसमें सदस्य सचिव होगा। तो सदस्य सचिव कौन होगा इसमें, जो मोस्टली IAS होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो ऑफिसर है वह यहाँ पर एक सदस्य सचिव के रूप में काम करेगा, जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। आ रहा समझ में। अब इसके बाद में अगला आ जाता है कि इसमें जो 5 सदस्य की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इन 5 सदस्यों में से देखो 2 तो क्या हो गई इसमें
महिला हो गई, इन महिलाओं का होना इसमें आवश्यक है। फिर इसके बाद में एक सदस्य इसमें कैसा होगा, तो एक सदस्य इसमें अनुसूचित जाति का होगा और एक सदस्य इसमें अनुसूचित जनजाति का होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी, तो आपको ध्यान रखना होगा, तो इनकी नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में, सचिव के रूप में या सदस्य के रूप में, किसी के रूप में भी हो सकती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो सदस्य हैं, तो यहाँ पर अपने देखा था कि 5 सदस्य इसमें, जिसमें 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। इसके बाद में ये जो आयोग है, ये जो संरचना आयोग की है, इसके संरचना में एक अनुसूचित जाति का सदस्य होना जरूरी है, एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जरूरी है। अब ये जो सदस्य होंगे ये 2, एक एससी का और एक एसटी का सदस्य, अब इनको या तो अध्यक्ष भी नियुक्त किया जा सकता है या इन्हें सचिव के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है, या फिर इन्हें सदस्य के रूप में भी, या तो सचिव या अध्यक्ष या सदस्य, इनको किसी के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है फ्रेंड, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला जाता है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो राज्य खाद्य आयोग है, इसके वर्तमान अध्यक्ष आपको ध्यान रखना होगा कि राजकिशोर स्वान, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसका वर्तमान सचिव कौन है, तो वर्तमान सचिव इसके राजीव चंद्र दुबे हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा। अब फ्रेंड ध्यान रखना है आपको कि जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इसके वर्तमान अध्यक्ष ये हैं, वर्तमान सचिव ये हैं। अब हो सकता है कि आने वाले समय में ये बदल जाए, तो इनके स्थान पर किसी और को अध्यक्ष बना दिया जाए या सचिव बना दिया जाए। तो जब भी इनको चेंज किया जाए तो आपको अपडेट करके याद रखना होगा, क्योंकि मैं अभी आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ समय बाद इनको हटाकर किसी और को नियुक्त कर लिया जाए, तो आपको अपडेट करके याद रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसकी योग्यता, ठीक है। अब इसकी योग्यता में अपन देखते हैं कि इस आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं, तो इनकी योग्यता क्या होगी। तो देखिए इसमें कि इस आयोग का जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, तो जो भी अध्यक्ष होगा या सदस्य होगा, तो इसके लिए योग्यता यह होगी कि वह प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी चाहे वह केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य स्तर का हो, मतलब या तो केंद्र के स्तर पर कार्य करता हो या राज्य के स्तर पर कार्य करता हो। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री होती है, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी के पद पर रहता हो, या फिर हमारे राज्य में जैसे अपने जितने विभाग हैं तो राज्य के स्तर पर सचिव रहता हो, तो या फिर अगर मान लीजिए कि कोई भी जो प्रशासनिक पद धारण अभी कर रहा है, जो नौकरी कर रहा है या सर्विस दे रहा है अपने, वह अगर मालूम नहीं है, तो कोई सेवानिवृत्त अगर प्रशासनिक न्यायाधीश है या प्रशासनिक अधिकारी है, तो सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर इसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसे नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद में अगला आ जाता है, इसमें देखिए कि अधिकारी को कृषि, नागरिक आपूर्ति पोषण या स्वास्थ्य के क्षेत्र में या खाद्य सुरक्षा नीति बनाने और प्रशासन संबंधी मामलों का विस्तृत ज्ञान और इसका अनुभव प्राप्त होना जरूरी है। आगे समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये सब इनकी योग्यताएं हैं। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के लिए क्या प्रावधान है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इन सभी की नियुक्ति हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मतलब हमारे राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इन्हें पद से हटाया जाना, मतलब इनको पद से कौन हटाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इन्हें पद से हमारी राज्य सरकार के द्वारा हटाया जाता है। और अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहें तो ये अपना त्यागपत्र भी किसे देंगे, तो ये अपना त्यागपत्र भी हमारी राज्य सरकार को ही देते हैं। अध्यक्ष या सदस्य या जो सचिव हैं, इन्हें यदि अपना त्यागपत्र देना है तो ये अपना त्यागपत्र राज्य सरकार को देते हैं, मतलब मध्य प्रदेश सरकार को देते हैं। और हमारी मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो इन्हें हटा भी सकती है। इसके बाद फिर इनके जो वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं और इसकी जो सेवा शर्तें होती हैं, तो वेतन, भत्ते या सेवा शर्तें, इन सभी का निर्धारण कौन करता है। तो इन सभी का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इनका कार्यकाल कितना होगा। तो ये जो राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य या जो सचिव हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो या तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल पहले हो जाए या फिर 65 वर्ष इनका कार्यकाल पूरा हो जाए। इनमें से जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर कार्य करते हैं। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला आ जाता है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाया जाना। तो अध्यक्ष या सदस्यों को पद से कैसे हटाया जाएगा,
तो देखिए इसके लिए यहाँ पर इनको कुछ हटाने का आधार है, तो कैसे इनको हटाया जाएगा, तो को हटाने के कुछ आधारों में पहला आधार देखा जाए कि जब ये दिवालिया हो जाते हैं, किस कंडीशन में इन्हें इनके पद से हटाया जाता है। तो पहली कंडीशन ये है कि अध्यक्ष या जो सदस्य हैं यदि ये क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए। तो अगर ये दिवालिया हो जाते हैं तो इन्हें इनके पद से हटा दिया जाता है, पहली कंडीशन। और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा ये है कि जब ये शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाए। आ गया समझ में। तो जब शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाते हैं तो भी इन्हें हटा दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब शरीर से काम न कर सके, ये मतलब लंबे समय से बीमार है, लकवा की समस्या हो जाए या और अन्य कोई बीमारी है जिसके कारण ये काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद फिर जब ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, मतलब इनका दिमाग जब काम न करे, तो ऐसी कंडीशन में इन्हें इनके पद से हटा दिया जाएगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है, किसी मामले में अपराध के लिए अगर दोषी ने सिद्ध करार दे दिया जाए। तो मान लीजिए कि ऐसा कोई मामला है जिसमें ये अपराधी पाए गए हैं या दोषी पाए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इन्हें पद से हटा दिया जाता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि पद का जब ये दुरुपयोग करते हैं, तो जब ये जिस पद पर कार्य कर रहे हैं और पद पर रहते हुए ये अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो इस स्थिति में भी इन्हें इनके पद से हटा दिया जाएगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि उसके द्वारा कार्यों से प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हुआ हो, मतलब ये जो कार्य कर रहे हैं इनके द्वारा किए गए कार्य से कोई गलत प्रभाव पड़ रहा हो संगठन पर या आयोग पर, तो भी इन्हें इनके पद से हटा दिया जाएगा। फ्रेंड, हटाएगा कौन, तो राज्य सरकार। अगला जाता है कि राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के पद त्याग या हटाए जाने पर हुई रिक्ति नई नियुक्ति के द्वारा भरी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हैं या जो सदस्य हैं, जब ये पद को त्याग देते हैं या इन्हें पद से हटा दिया जाता है, और जब इनका पद खाली हो जाता है या इनका पद रिक्त हो जाता है, तो इनके रिक्त जो पद हुआ है उनके स्थान पर जो रिक्त पद है उसके लिए एक नई नियुक्ति जल्द से जल्द की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है, इसमें अगला आधार क्या है, तो अगला आधार यह हो जाता है कि अध्यक्ष के पद पर रिक्त होने पर राज्य सरकार के द्वारा नामांकित सदस्य नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इसका मतलब है कि जैसे किसी कारण से अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है या अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया था, अब या तो हटा दिया जाए या अध्यक्ष खुद अपना इस्तीफा दे दे या त्यागपत्र दे दे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो हमारे राज्य सरकार के द्वारा एक किसी भी सदस्य को नामांकित किया जाएगा, और जिसे भी अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है, तो जब तक वो नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाता तब तक वह अध्यक्ष के रूप में ही कार्य करता रहेगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसके अतिरिक्त अध्यक्ष अनुपस्थिति, ठीक है, तो अध्यक्ष के अतिरिक्त यहाँ पर अध्यक्ष की अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारणों से यदि अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो जो भी अध्यक्ष है लगातार अनुपस्थित है और किसी बीमारी के कारण वह काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो इस स्थिति में भी राज्य सरकार के द्वारा नामांकित सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन तब तक करेगा जब तक कि अध्यक्ष पुनः अपना कार्यभार नहीं संभाल लेता। इसके बाद फिर अब आगे देखिए, इसमें जो हमारे मध्य प्रदेश का राज्य खाद्य आयोग है इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य। अब ये महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से करता है, देखिए इसका पहला कार्य यह हो जाता है कि आयोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ठीक है, हमारा जो राज्य है यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन का सतत मूल्यांकन एवं निर्देशन करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना हुआ है 2013 का, तो इसका लगातार क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको ढंग से लागू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ठीक है, इसका यह लगातार मूल्यांकन करता है और लगातार इसका निर्देशन भी करता रहता है। फ्रेंड, इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि यह समय समय पर खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों में राज्य सरकार को सलाह देता है या निर्देश देता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है, तो आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय 2 में जो दिए गए अधिकार हैं और उन अधिकारों का उल्लंघन यदि होता है या शिकायत इसको मिलती है आयोग को, तो यह स्वप्रेरणा से या शिकायत मिलने पर भी उसकी जांच करता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि यह आयोग जिला शिकायत निवारण अधिकारी के निर्देशों के विरुद्ध अपीलों की भी सुनवाई करता है। अगर मान लीजिए कि राज्य में जो जिला होता है
तो जिला स्तर पर जिला शिकायत निवारण जो अधिकारी होता है उसके निर्देशों के विरुद्ध अगर कोई अपील है तो उसकी अपील की सुनवाई भी यह आयोग करता है। ये इसके कार्य होते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि आयोग राज्य सरकार के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करता है। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य खाद्य आयोग जब एक अपनी रिपोर्ट तैयार करता है तो यह रिपोर्ट किसे देता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब राज्य खाद्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है तो यह रिपोर्ट ये अपने राज्य सरकार को देता है और राज्य सरकार इस रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष रखती है और विधानसभा में फिर इस रिपोर्ट पर चर्चा होती है और इसके बाद में इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें आयोग ने की थी, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमारे राज्य की सरकार इस आयोग के द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर ले और जिन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है उन सिफारिशों को न स्वीकार करने का कारण हमारे राज्य सरकार को बताना पड़ता है कि हमने इस सिफारिश को क्यों स्वीकार नहीं किया। आ गया समझ में। अगला फिर देखिए कि आयोग उन शिकायतों की नियमित जांच करता है जो उन्हें शिकायतकर्ताओं से प्राप्त होती है तथा उन शिकायतों को दूर करने की भी कोशिश करता है। आ गया समझ में। तो आयोग उन शिकायतों की जांच करेगा जो शिकायत इसको की गई है। इसके बाद में जिन शिकायतकर्ताओं ने शिकायत की है तो उनकी शिकायतों को दूर करने की कोशिश भी या उसका प्रयास भी यह आयोग करता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि आयोग को इस मामले में दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी दोषी है, ठीक है, तो जो भी दोषी होगा उसे हमारा आयोग बुला सकता है, सवाल जवाब कर सकता है। हमारे मध्य प्रदेश के, हमारे राज्य के किसी भी जिले में वह दोषी व्यक्ति रहता हो जिसने खाद्य संबंधी अगर कोई गलतियां की है या उससे संबंधी कोई अपराध किया है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे दोषी व्यक्ति को यह आयोग पूरे राज्य के किसी भी जिले से बुला सकता है और उससे सवाल जवाब कर सकता है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि जो हमारा मध्य प्रदेश का राज्य खाद्य आयोग है इसकी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। अब इसकी महत्वपूर्ण शक्तियों में देखें फ्रेंड तो सबसे पहली शक्ति इसकी यह होती है कि ये जो आयोग होता है, राज्य का खाद्य आयोग होता है, तो यह किसी बात पर विचार करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियां रखता है। तो किस प्रकार के केस को सुनेगा यह आयोग, तो हमारे मध्य प्रदेश में जैसे जो भी खाद्य से संबंधित अगर कोई भी विवाद है या कोई मामला है, तो खाद्य संबंधी अगर कोई मामला है या जो भी खाद्य वस्तु संबंधी अगर कोई मामला है और उसमें किसी ने मान लीजिए कि गलत सामग्री लोगों को बेच रहा है जिसको खाने से जनता को बीमारी हो रही है या उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो इस प्रकार के जो फूड होते हैं ऐसे फूड की यह जांच करता है और जो भी दोषी पाया जाता है ऐसे दोषी व्यक्तियों को हमारे मध्य प्रदेश के या राज्य के किसी भी जिले से उस दोषी व्यक्ति को बुला सकता है और उससे सवाल जवाब कर सकता है। इसे कहा जाता है आयोग की सिविल न्यायालय की शक्तियां। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में अगली शक्ति इसकी हो जाती है कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामले में किसी व्यक्ति को समन जारी करना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है, अगर कोई फूड प्रोडक्शन कर रही है, जैसे ब्रेड बनाने वाली कंपनी, टोस्ट बनाने वाली कंपनी, बिस्किट बनाने वाली कंपनी या इसके अलावा और भी जो को खाद्य पदार्थ है ना, तो जितने प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं अगर उसका प्रोडक्शन कोई कंपनी कर रही है और मान लीजिए कि उसको खाने से कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई है या उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है या बीमारी हो गई है अन्य प्रकार की, तो जो भी उसमें दोषी व्यक्ति होगा उसको समन जारी किया जाएगा। समन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर समन का मतलब होता है बुलावा पत्र। समन का मतलब क्या होगा, समन का मतलब होता है यहाँ पर बुलावा पत्र। तो किसको बुलावा पत्र भेजा जाएगा, तो जो भी उसमें दोषी व्यक्ति होगा, ठीक है, उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा और उसको उपस्थित होने के लिए निर्देश देगा और उससे कहा जाएगा कि आपने कहाँ पर क्या गलती की है वो आप ईमानदारी से बताइए। तो यह आयोग पूरी जांच पड़ताल करता है, उससे पूरी पूछताछ करता है और इसके बाद में शपथ पत्र पर भी उससे हस्ताक्षर करवाया जाता है और शपथ पत्र के माध्यम से उससे सबूत भी प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद में अगला आ जाता है कि आयोग किसी विशेष दस्तावेज को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी भी कर सकता है। आ रहा समझ में। आयोग क्या करेगा, तो आयोग किसी विशेष दस्तावेज को प्रस्तुत करना हो तो उसके लिए भी यह निर्देश जारी कर सकता है और जिसके लिए भी यह निर्देश जारी किया गया है उस व्यक्ति को दस्तावेज जारी करना पड़ेगा या दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिसको भी यह निर्देश देगा हमारा आयोग, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि आयोग शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करने की शक्ति रखता है। इसका मतलब यह है
कि जो भी दोषी व्यक्ति होगा उससे यह साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अधिकार रखता है। साक्ष्य का मतलब सबूत। तो जो दोषी व्यक्ति उसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और उसके लिए फिर जो सबूत होते हैं वो भी इकट्ठे कराए जाते हैं और फिर जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है उस पर कठोर कार्रवाई करता है। ठीक है, ये शक्ति इस आयोग के पास होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का जो राज्य खाद्य आयोग होता है यह किस प्रकार का न्यायालय है। ऑप्शन आपको दिया जाएगा फौजदारी न्यायालय, सिविल न्यायालय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा कि यह सिविल न्यायालय है। और सिविल न्यायालय का मतलब क्या हुआ, दीवानी न्यायालय का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई व्यक्ति फूड प्रोडक्शन के मामले में या कोई खराब फूड बेचता है, सड़ा गला पदार्थ खाने का बेचता है, तो ऐसे व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई यह आयोग करता है। और अगर मान लो किसी दूसरे जिले में व्यक्ति रह रहा है तो मध्य प्रदेश के राज्य के किसी भी जिले से उस व्यक्ति को यह बुला सकता है और उससे सवाल जवाब कर सकता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि आयोग को किसी न्यायालय या कार्यक्रम से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति मांगने की भी शक्ति से प्राप्त है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आयोग के पास यह शक्ति होती है कि किसी न्यायालय या कार्यक्रम से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति मांगने की भी शक्ति इसके पास होती है। अगर हमारे आयोग को ऐसा लगता है कि मान लो फूड से मामला या फूड प्रोडक्शन का कोई मामला है जो किसी न्यायालय में चल रहा है, या फिर अगर मान लीजिए कोई कार्यालय है वहाँ से इसको कोई प्रति मांगना हो, या फिर अगर मान लीजिए कि कोई अभिलेख है उसकी प्रति मांगना हो, तो ये भी शक्ति इस आयोग के पास होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसके पास दीवानी न्यायालय या सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो यह हमारे मध्य प्रदेश के किसी भी न्यायालय से अगर मान लो फूड प्रोडक्शन का कोई मामला है या खराब फूड किसी ने बेचा है और उसका यदि मामला है, ठीक है, तो उस खराब फूड को खाने से किसी की तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य खराब हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में यह आयोग क्या करेगा, तो यह आयोग किसी न्यायालय में अगर ऐसा मामला चल रहा है या ऐसा कोई कार्यालय है, तो यहाँ पर जो कार्यक्रम लिखा है ना ये कार्यालय है फ्रेंड, इसको ध्यान रखना है ना, ये क्या है, कार्यालय है। तो ये क्या करेगा, तो किसी भी कार्यालय से प्रति मांग सकता है। अगर फूड के मामला है, अगर तो फूड का मामला है तो उससे संबंधित प्रति मांग सकता है। इतनी शक्ति इसके पास होती है। ठीक है, तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बस यही पूछेगा आपसे कि बताइए इसके पास किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है, तो इससे दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है इस आयोग को। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के स्तर पर यह आयोग ये खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखता है ताकि कोई खराब खाना न बेच पाए या खराब फूड न बेच पाए, या खाने पीने की चीज़ है तो उसको कोई खराब वस्तु को न बेच पाए, इसके लिए जांच पड़ताल करता है। और हमारे मध्य प्रदेश के स्तर पर लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए यह आयोग हमेशा प्रयास करता रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा यह मध्य प्रदेश का राज्य खाद्य आयोग का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। और इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। नमस्कार।